कितना अच्छा हो जाए ना कि हमने इंटरव्यू दिया आज अभी और हमें अभी पता चल जाए कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया था, तुम सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। या फिर हमने इंटरव्यूज लिए, मन करता है यार इसको अभी फीडबैक दे दूं, इसे अभी सुना दूं कि तूने मुझे क्या बताया और तेरे सीवी में क्या लिखा है। मन करता है? अगर ऐसा ही मन कर रहा है तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसे रिजॉल्व कर लेंगे कि फीडबैक देना है, कब देना है, क्यों देना है और कैसे देना है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज इट गुड टू गिव अ कैंडिडेट फीडबैक। यस, बहुत ही फनी भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही जेन्युइन भी है कि हमें फीडबैक देना चाहिए, राइट। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं, इस पे हम धीरे धीरे आएंगे तो हमें पता चलेगा। नाउ बहुत ही आसानी से हम सोचेंगे एज कैंडिडेट भी और एज एन एचआर भी। ज़्यादा हम इसमें सोचेंगे एज कैंडिडेट, क्योंकि सब कैंडिडेट्स नॉर्मली फीडबैक मिस कर रहे होते हैं। सब चाहते हैं कि हमें फीडबैक मिल जाए, सब चाहते हैं कि यार हमें पता चल जाए हम सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए इंटरव्यू में, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ केसेस देखेंगे और उसके बेस पे ना साथ में मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि हमें यहाँ पे फीडबैक देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए, राइट। क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए फीडबैक देने के लिए। और क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, मुझसे बहुत बार कमेंट बॉक्स में ही पूछा गया है कि मैम क्या कैंडिडेट्स को फीडबैक हमें दे देना चाहिए एज एन एचआर, क्योंकि वो बार बार कॉल करके पूछते भाई हम सिलेक्ट हुए नहीं हुए, क्या हुआ, राइट। और बहुत दुविधा सी रहती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बोलूँ नहीं देना चाहिए तो बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे भाई आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं देना चाहिए, क्यों, हम तो वेट कर रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज हमारी जो हैंडलिंग है ना वो मशीन से नहीं है, हमारी हैंडलिंग जो है वो ह्यूमन से है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड से है। और वो सिर्फ एक तरह से नहीं चलता। जैसे कि कोई मशीन है, वो खराब मैन्युफैक्चर हुई, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हमने कह दिया नहीं यार ये ठीक नहीं चल रही, यार ये नहीं, इसमें तो ये वाली प्रॉब्लम है, तो होके खत्म हो गई। मतलब जिसने मशीन बनाई उसको हो सकता है थोड़ा बहुत बुरा लगाओ, यार तुमने कह दिया बेकार है बनी है ये, इसमें ऑल्ट्रेशन करके ठीक ठीक मैं कर दूंगा, तो चलो फिर भी चल जाएगा काम। लेकिन ऐसे ही आप सुने किसी की बहुत ही खराब लैंग्वेज और आप उसको सामने से बोल दें कि नहीं यार तू बोल क्या रहा है। मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम बहुत बार जब कॉल करते हैं कैंडिडेट्स को, हम सीवी देखते हैं तो हमें लगता है यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसने लिखी है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि वो ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट होती हैं। आधे से ज्यादा सीवी तो कॉपी पेस्ट होते हैं। जैसे आप मुझसे कहते हैं कि भाई रिज्यूमे का फॉर्मेट दे दीजिए, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप उसको कॉपी कर लेंगे, चिपका लेंगे एज इट इज, तो वो तो सबके पास सेम ही हो जाएगा, लेकिन चाहे वो स्किल्स आपके पास हो ना हो, राइट। सो इसीलिए कॉपी करना सही नहीं है। तो वो कॉपी कर लेते हैं। तो आप हमारे पास वो सीवी आया, मैं देखा यार इसमें लिखा हुआ है गुड कम्युनिकेशन। जब कोल्ड कॉलिंग करनी शुरू करी, स्क्रीनिंग करी, उसको कॉल करा, तो जी पता चला वो सामने से बोल ही नहीं पा रहा। हमें लगा कोई और बोल रहा है, हमने पूछा आपका वही नाम है, आप वही बोल रहे हैं, तो पता चला यार उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, एक लाइन नहीं बोल पा रहा इंग्लिश में। यार क्या करें। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बात हो गई कि इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा, तो अरे जब मेरे को चाहिए ही कस्टमर केयर का बंदा जिसकी स्किल्स अच्छी हो, उसको बात ही बाहर वालों से करनी है। मेरे पास कस्टमर केयर सेंटर में मैंने कॉल सेंटर खोला है, उस बीपीओ है, मुझे उसमें बात ही उसे बाहर वालों से करवानी है, तो उसे वो लैंग्वेज तो आनी चाहिए, वो स्किल तो आनी चाहिए। तो वो जब तक नहीं आएगी तो मैं उसे कैसे हायर करूंगी, राइट, क्योंकि डीलिंग ही वैसी है। अब क्या करूं, अब मेरा मन कर रहा है यार इसको सुना दूं फोन पर ही कि तुमने क्या लिखा है सीवी में और तुम कैसे बात कर रहे हो। लेकिन हम क्या ऐसा कर सकते हैं? और आप ऐसा करेंगे तो आपको लगता है कि उस वहां से क्या रिस्पॉन्ड आएगा और क्या होगा। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। ये खाली मैं कह दूंगी कैंडिडेट को फीडबैक दे देना चाहिए, नहीं दे देना चाहिए, किस बात पे देना चाहिए, किस बात पे नहीं देना चाहिए, तो यहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहला केस इसमें क्या है, सबसे पहला केस जो मैंने लिया है, मैंने इसको केस वाइज डिवाइड किया है। मैंने कहीं पे ये पढ़ा नहीं है, ये सब कुछ एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको। कहीं पे भी मैंने इसे रीड नहीं कराया और ना ही मैंने किसी को देखकर इस चीज़ को मैं बना रही हूँ। मुझे ये माइंड में आया क्योंकि जब मैंने फीडबैक्स दिए हैं और लोगों ने कैसे कैसे रिएक्ट करा है, मैं उसके बेस पर डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग अगर एचआर है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ इस केस में आप सही हो या इस केस में हमें ऐसा करना चाहिए, तो मुझे भी अपडेट मिलेगा, मुझे भी समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले एक काम कर देते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड पे जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल आ गया मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज वहां पे भी ये सेशंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। तो सबसे पहला केस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला केस है हमारा, अगर हमने कोई स्किल बेस्ड टेस्ट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट इज स्किल बेस्ड टेस्ट। अगर हमने कोई स्किल बेस्ड टेस्ट रखा है और उसके बाद हमारे पास कॉल आ रही है पूछने की
कि भाई मैंने क्लियर करा नहीं करा, तो हमारे पास सीधा सा आंसर है, अगर उसने स्किल बेस्ड टेस्ट क्लियर नहीं करा है तो ऑब्वियसली वो शॉर्टलिस्टेड नहीं है, राइट, वो क्लियर नहीं है। अभी मैं और स्टेजेस भी आगे आगे बताऊंगी। अब आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि अब उससे आगे क्लियर कर लिया है तो क्या होगा, तो मैं सारे केसेस क्लियर करूंगी। स्किल बेस्ड टेस्ट अगर उससे क्लियर नहीं हुआ है, मतलब आजकल एक फॉर्मेट चल गया है कि जब अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्म खुलता है, फॉर्म में हमें कुछ चीजें अपनी फिल करनी होती है, डिटेल्स फिल करनी होती है, और उसके बाद क्या होता है, कोई टेस्ट खुलता है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब चीजें चेक होती हैं। अगर वो चीजें वो क्लियर नहीं कर पाया है, आपको पता चल गया है, उसने आपको कांटेक्ट किया और आपने जब सारी डिटेल्स देखी तो वो क्लियर नहीं कर पाया, वैसे तो पता चल जाता है कि आप क्लियर नहीं कर पाए हो, स्कोर नहीं आएगा तो क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके पास मेल पहुंच जाएगा। अगर स्टिल वो आपको कॉल करेगा और आपको पता चल गया स्किल बेस्ड टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो यस, आप उसको बोल सकते हैं कि आपका स्किल बेस्ड टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है और ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो बस कहानी खत्म हो गई। तो आप वहां पे बता सकते हैं कि यस, क्योंकि आपका ये क्लियर नहीं हुआ है, वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यस, आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लैरिटी लेते हुए चल रहे हैं माइंड की। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें कैंडिडेट टू कैंडिडेट इस चीज को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में हमने सबको ही कर दिया। ये मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, मैं स्टिल आ जाती हूँ स्मॉल लेवल और मिड लेवल पे। जहाँ लार्ज लेवल है वहां तो अपने आप ही उसे इन्फॉर्मेशन चली गई, फॉर्म वॉर्म के थ्रू और सबके थ्रू, वो फोन नहीं लगाएगा। वहां पे लाखों में लोग अप्लाई कर रहे हैं, लाखों कॉल्स कौन रिसीव करेगा, कोई करता भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो वहां तो ऑटो जनरेटेड सिस्टम है, वहां पे हर एक स्टेप के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आती जा रही है कि हो गया या नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया, राइट। और मतलब कुछ ड्यूरेशन के बाद आती है, किसी में 15 डेज के बाद आ जाती है, 20 डेज के बाद आ जाती है, वो आ जाती है, राइट। सो वहां तो हो गया कि वर्स एंड टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सॉरी, इस तरीके से मेल आ गया, तो वहां तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैं वहां की बात कर रही हूँ जहाँ ये सब इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और कैंडिडेट हमसे कॉल करके पूछ रहा है। तो स्किल बेस्ड टेस्ट का हमने देख लिया, स्किल बेस्ड टेस्ट हमने एक छोटा सा बना रखा था, बहुत कम लोग अप्लाई करते थे, तो चलो अब लोग हमें कॉल कर रहे हैं तो हमने उसे बता दिया। अब सेकंड आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगेन वो चीज विजिबल है, ग्रामेटिकल एरर्स कर रहा है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। देखिए, चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, पर्सन को पता होता है कि हाँ भाई मेरे इस चीज में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। जब हमने बात करी तो वो कम्युनिकेशन वैसा नहीं मिला, तो वी कैन कम्युनिकेट कि हाँ भाई ये वाला इशू है। वी आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन कन्वर्स विद द पीपल अब्रॉड, हु कैन कन्वर्स विद द पीपल फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो आप ये कह सकते हैं, आप ये बता सकते हैं। वहां पे भी चीजें बिल्कुल विजिबल हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर्स ही कर रहा है, सिंपल पता चल रही है, वर्ब्स की एरर्स हो रही हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम है, वो तो बोलते हुए ही पता चल जाएगा ना कि अगर बेसिक किसी के इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी वो चीज विजिबल है, आप ये कह सकते हैं कि हाँ। अब आ जाता है हमारा थर्ड भी अगेन आता है हमारा टेक्निकल राउंड। अब सेम अगेन मेरा क्वेश्चन है, टेक्निकल राउंड में भी जो भी हमने क्राइटेरिया रखा है उसमें कुछ टेस्ट हो सकते हैं टेक्निकल राउंड के, उनके भी जो क्लियर होते हैं सोल्यूशंस, मतलब उनके जो स्कोरिंग्स होती हैं वो बिल्कुल क्लियर होती हैं, तो उसके बेस पे भी आपका टेक्निकल राउंड क्लियर नहीं हुआ है तो यस, आप फीडबैक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी हैव प्रूफ्स, वी हैव समथिंग टू टेल। आप यहाँ पे समझिए कि मैं किस लेवल पे बात कर रही हूँ, कि सारी चीजें मैं उन पे हाँ 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 मना करती जा रही हूँ जहां पे विजिबल है सामने चीजें, राइट। तो टेक्निकल राउंड के बाद भी अगर वो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो हम उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, और ये है HR राउंड। अब आती है मेन कहानी। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस दिए, बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस दिए, इनके आंसर कभी राइट या रॉन्ग नहीं होते। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इसका कौन सा राइट है, इसका कौन सा रॉन्ग है। ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो उन्होंने कोई ना कोई तो सिलेक्ट करा हुआ होगा पॉइंट, तो आपका वही टिक करेगा, मार्क आएगा नहीं आएगा, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर आपसे कोई फेस टू फेस पूछे तो आप सिचुएशन को या फिर बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर सकते हैं एज पर योर प्रेजेंटेशन, राइट। तो कोई भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं होती, उसका प्रेजेंटेशन राइट या रॉन्ग होता है। पहले तो ये समझिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये राइट या रॉन्ग नहीं होते, मतलब ये कोई ऐसे साइंटिफिक क्वेश्चंस नहीं है कि इसका केमिकल रिएक्शंस नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि केमिकल फॉर्मूला है कि ये केमिकल फॉर्मूला यही होता है, यही होता है। लैंग्वेज है, जैसे कि IT में लैंग्वेज की कोडिंग्स यही आप दोगे तो ही है, आप इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको यही कोडिंग देनी पड़ेगी तभी काम होगा। तो ये जो सिचुएशनल बेस्ड और बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस है, ये ऐसे नहीं होते। ये जो भी आपको सिचुएशन दी गई है, जो भी बिहेवियरल बेस्ड केस स्टडी दी गई है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप उसको डिफेंड करना होता है, उसको जस्टिफाई करना होता है, राइट। सो वहां पे उस HR राउंड में जब हमने बात करी और हमने जब ये क्वेश्चंस दिए, तो जो मेरे पास 5 मान लीजिए कैंडिडेट थे, सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल, सब कुछ सेम,
एक्सपीरियंस सेम, सब कुछ सेम था, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने वो एक क्वेश्चन करा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उन पांचों से, तो उन पांचों का आंसर डिफरेंट था और उन्होंने डिफरेंट तरीके से जस्टिफाई करा उसको, जिसमें से मुझे 3 लोगों के आंसर कुछ समझ में नहीं आए कि वो कुछ भी बोल रहे थे। 2 लोगों के समझ में आए, जिसमें से चलो मैं एक पे फिर भी डिसाइड कर पा रही हूँ। तो अब वो जो 3 के नहीं समझ आए, आप उनको क्या बोलोगे? आप इस तरीके से सोच के देखिए। बहुत ईज़ी है ये क्वेश्चन को कहना कि भाई फीडबैक दे दो, नहीं दे दो। क्या कहोगे? क्या आपका ये आंसर गलत था? भाई कहाँ लिखा है? कौन-सी किताब में लिखा है? ये कोई फ़ॉर्मूला तो नहीं है कि हाँ जी, ये गलत हो गया, तो आंसर कट हो गया। राइट? तो उन्होंने लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट करा, जिस तरह से जस्टिफाई करा और जो आपने समझा, आपने एक्सपीरियंस अपनी सेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें वहाँ सेट नहीं बैठी, जो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग सोच रहे थे कि भाई नहीं, उसको ये आंसर करना चाहिए था। बहुत सारे सिचुएशंस हैं, एक एग्रेसिव कस्टमर आया, वो आपसे बहुत एग्रेसिव वे में बात कर रहा है, बहुत ही रबिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, आप क्या करोगे? आप भी उसे गाली दे दोगे, कर दोगे। अब हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट आए, कह रहे हैं यार नहीं, कंपनी को कैसे क्या गया, मैं भी ऐसे ही बोलूँगा। कुछ ने कहा कि वो कह रहा है तो क्या कंपनी ऐसी हो गई, क्या इम्पैक्ट हो गई, मुझे उस चीज़ को बैलेंस करना है। एक ने कहा आई हैव टू बैलेंस दिस, तो मैं कैसे बैलेंस करूँगा? मैं उससे उसकी प्रॉब्लम सुनूँगा। नाउ अब देखिए आंसर 3 जने दे रहे हैं, कितना डिफरेंट है। राइट? ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स बहुत डिफरेंट होंगे। अब इसके राइट और रॉन्ग आंसर नहीं हो सकते कुछ भी, कोई भी अपनी तरह से आंसर कर सकता है। तो अब यहाँ पे आप कैंडिडेट को क्या कहेंगे? तो अब यहाँ पे हमारी सेंसिबिलिटी बनती है हमारे एक्सपीरियंस से। ये मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ पे कैंडिडेट हमें कॉल कर पा रहा है। बहुत कम लोग हम हायर करते हैं, क्योंकि जहाँ पे लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है एचआर से। वहाँ पे लोग, इतने हजारों लोग कॉल नहीं कर पाते हैं एचआर को। वहाँ पे सब चीजें मेल्स के थ्रू या किसी सिस्टम के थ्रू फॉलो हो रही होती हैं, तो वहाँ तो ये सब चल जाएगा। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे फेस टू फेस कैंडिडेट्स बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय कंपनी में आके फीडबैक पूछ सकते हैं आपका, वहाँ पे आप कैसे करेंगे इस चीज़ को हैंडल? मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, ये वहाँ की बात हो रही है, क्योंकि हर कोई बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं कर रहा है, राइट? तो वहाँ पे आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा। पहली बात तो आप ये देख लें वो कैंडिडेट फ्रेशर है, एक्सपीरियंस्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। फिर दूसरा, कैंडिडेट टाइप कैसा है? वो कैंडिडेट प्रोग्रेसिव कैंडिडेट है, एग्रेसिव कैंडिडेट है? जब आप उससे डील कर रहे थे तो वो कैंडिडेट क्या प्रोग्रेसिव कैंडिडेट है, जो कि चीज़ों को, जब उसने आंसर्स दिए तो वो किस तरीके का है कि वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाला है, सीखने वाला है, या फिर यह है कि मिस्टेक कैसे हो गई मुझसे, मैं तो सीख के आया था, कैसे कह दिया मुझे कि गलत है या सही है? तो अगर ऐसे कैंडिडेट को आप ये बोल रहे हैं कि आपका आंसर सही नहीं था, आपने ये नहीं सही कहा, या वी डिडंट फाउंड योर आंसर्स टू द मार्क, या इस तरीके की कोई बात आप कह रहे हैं, तो कैसे वो फील करेगा, कैसे वो अपने आप को चेंज करेगा, या वो क्या उसका रिप्लाई होगा, आप खुद सोच सकते हैं। फाइन। सो ये जज करना, आपको जज करना पड़ेगा कि अगर आपने किसी का पर्सनल इंटरव्यू लिया है और आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं कि कैंडिडेट कैसा है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं, कुछ भी डाइवर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कंपनी से ज़रूर वर्ड्स लें इसमें कि आपको फीडबैक किस तरीके से देना है, क्या देना है इस केसेस में। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 में से 3 कैंडिडेट तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए, 2 कैंडिडेट में से मुझे लग रहा है कि हाँ चलो एक है, एक दूसरा मैं पेंडिंग में रख सकती हूँ। तो वहाँ पे वो कैंडिडेट आपसे फॉलो अप ले रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि अभी शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, वी विल गेट बैक टू यू, राइट? दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन से, वी विल गेट बैक टू यू। क्यों वी विल गेट बैक टू यू? क्योंकि हो सकता है वो जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो वेटिंग में हो, उसने आपको वेटिंग में किया हुआ, उसका नोटिस पीरियड अभी वो हो, थोड़ा टाइम हो, या फिर वो अब ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो सेकंड कैंडिडेट मैं रख सकती हूँ अपने होल्ड पर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो इंटरव्यू प्रोसेस चल रही है उसमें कैंडिडेट्स जो आप करते जा रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड लिस्ट आपने तैयार करी है कि ये पेंडिंग में कैंडिडेट्स हैं, वो वहाँ से स्विच हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो उन कैंडिडेट्स को क्या कहना है, एक है जो बिल्कुल रिजेक्टेड है, एक है जो थोड़े होल्ड पे हैं, एक है जो सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड को ऑब्वियसली आप येस कहेंगे, मेल्स भेजेंगे और सारी चीज़ लेंगे उनसे फॉलो। ये जो बीच वाले कैंडिडेट हैं जो आपने होल्ड पे रखे हैं, जो पेंडिंग में है अभी, जिसको आप सोच रहे हैं कि ये रिप्लेस हो सकते हैं हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से, तो उनको आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वी विल गेट बैक टू यू, राइट? सो इनको आप ये कह सकते हो। जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके केस में आपको अपनी थोड़ी सी माइंड यूज़ करनी पड़ेगी कि किसको क्या बोलना है, और कंपनी से भी वर्ड्स लेने पड़ेंगे, क्या फीडबैक देना है, ट्रू फीडबैक देना है, क्या नहीं देना है। ऊपर से हम सारे राउंड समझ चुके हैं, जिनके पास हमारे पास प्रॉपर प्रूफ्स थे कि आप ये क्लियर नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आप नो या येस ब्लंटली बोल सकते हैं। लेकिन किस केस में आप नहीं बोल सकते हैं? एचआर राउंड में ये वो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जिनके आपको समझ में नहीं आए। क्वेश्चन आंसर्स मतलब क्वेश्चन आपने पुट करे, आंसर्स में आपको मजा नहीं आया कि नहीं यार ये वो कैंडिडेट नहीं है, ये इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें वो वाली बिहेवियरल क्वालिटी नहीं है, राइट? सो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कैंडिडेट कैसा है, उसी अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देना पड़ेगा।
इतना ईजी नहीं होता कि मैं कह दूं येस या नो, इसका आंसर येस या नो कभी नहीं हो सकता, केस टू केस डिफर करेगा, इसलिए आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको हेल्पफुल है नहीं है। दूसरी चीज इसी में, एक पहला हमने केसेस देखे, दूसरी चीज देख लेते हैं मोड। देखिए मोड इसमें सबसे बेस्ट रहता है मेल, वैसे जैसे कि आजकल ऑटो सिस्टम है कि मेल चली जाती है कि वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, थैंक्स फॉर अप्लाइंग, और ऐसे ऐसे प्रोसेस, और या फिर आप इस पर शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो उसका एक सेट बहुत ही अच्छी सी लैंग्वेज का एक पैटर्न रखिए और उसका आप मेल सेंड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स आ रहे हैं किसी कैंडिडेट से कि वो फॉलोअप कर रहे हैं बार बार, तो आप एक मेल सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी से पूछ सकते हैं, अगर आप कॉल पे बता सकते हैं उन्हें तो वो भी आप बता सकते हैं, राइट। मेल का जो फॉर्मेट है अगेन आपको बहुत ही ध्यान से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसकी जो लैंग्वेज है वो कहीं से कहीं तक भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी कैंडिडेट को डिमीन करे, जो कैंडिडेट को ऐसा फील करवाए कि आपने उसको कुछ रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर लिए उसके अगेंस्ट। जैसा कि हम अक्सर फील करते हैं जब हम कॉल करते हैं, तो हमें कोई कैंडिडेट समझ नहीं आता, तो हम कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, यार ये क्या कैंडिडेट था, उसने तो मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया, इसको तो कुछ। तो इस तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते कि आपने इस तरीके से मुझसे फ़ोन पे बात की थी, कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, ये है वो, ये चीज़ें आपको नहीं ऐड करनी है। आपको एक जनरल, बहुत ही जनरल काइंड ऑफ कंटेंट प्रिपेयर करके रखना है। अगर किसी कैंडिडेट को आप मना कर रहे हैं तो वो सेंड करना है, आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं रखनी है। ऑब्वियसली आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए हर चीज़ का कि आप क्यों कोई बात कह रहे हैं, लेकिन आपको ये लिख के नहीं भेजनी है किसी को मेल में कि मेरे पास तो आपका रिकॉर्ड है, आप तो इस तरह से बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल ऐसा था, वैसा था, ये था, नहीं था, राइट। सो बहुत ही जनरल सा फॉर्मेट होना चाहिए, और ये आप अपनी कंपनी में मैनेजर से ले भी सकते हैं कि क्या करना है इस केस में, क्या नहीं करना। आई होप सो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने समझाई। मुझे ज़रूर बताएं अगर आप एचआर्स हैं और आप कैसे फीडबैक देते हैं, या फिर ये आपको समझ आया नहीं आया, कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो भी बताएं। न्यू है, फ्रेशर्स हैं, कैसा लग रहा है, और सेशंस देखते इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर देखते रहें। बहुत ही कम आप लोग देख रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, अभी बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो इंस्टा पे आई हुई हैं या इस पे आई हुई हैं, वो मैंने सॉल्व नहीं करी हैं, तो वो सारी आएंगी। कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि मेरे पास आए हुए हैं, दो बहुत अच्छे, उनके भी मैं रिप्लाई बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आंसर सेशन में करने वाली हूँ। ओके, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।